नमस्कार, हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं चारू सरस्वती। कहते हैं कर खुदी को बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। और ऐसी शख्सियत बनने के लिए काफ़ी कुछ करना पड़ता है, एक मुकाम हासिल करना पड़ता है, ज़िंदगी में कुछ बनना पड़ता है और अपनों का साथ तभी मिलता है और दुनिया आपको याद तभी करती है। और ऐसी ही एक शख्सियत थे हमारे बीच स्वर्गीय बी आर टमटा जी, जिन्हें आज हम याद कर रहे हैं। बी आर टमटा का जन्म 26 अक्टूबर 1926 में उत्तराखंड में हुआ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से MA LLB की डिग्री ली। MCD कमिश्नर के साथ चीफ एडवाइजर भी रहे। बी आर टमटा ने इमरजेंसी में महत्वपूर्ण कार्यभार संभाला। अलग उत्तराखंड राज्य के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। उत्तराखंड के दूर दराज गाँव में जाकर काम किया। उत्तराखंड के लोगों के विकास के लिए हर मुमकिन प्रयास किया। सन 1999-2000 में राधा रमन अवार्ड से नवाजा गया। सन 2003 में उत्तरांचल गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। सन 2003 में हिमाद्री उत्तराखंड गौरव अवार्ड भी मिला। बी आर टमटा का 1 मार्च 2009 को देहांत हो गया। बी आर टमटा उत्तराखंड की एक ऐसी हस्ती थे जिन्हें भुला पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। हर किसी के दिल में आज भी जिंदा है बी आर टमटा और उनका किया हुआ काम, जो उन्होंने गांव-गांव जाकर हर एक के लिए किया। बी आर टमटा के छोटे बेटे प्रदीप टमटा ने अपने पिता को याद करके क्या कहा, आइए सुनते हैं। 1961 में जब पिथौरागढ़ नया जिला बना तो तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जो कि चंद्रभान गुप्ता जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भारत सरकार से विशेष रिक्वेस्ट करके पिथौरागढ़ जिला जब नया बना तो धारचूला में SDM के तौर पर उनको दिया गया 1962 की लड़ाई के बाद। वहीं सेवा संघ से अगर बात की जाए तो उनके भी विचार काफी ऊंचे हैं बी आर टमटा के लिए, क्योंकि वो एक ऐसी हस्ती थे जिन्हें भुला पाना किसी के लिए भी आसान नहीं है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा बी आर टमटा के लिए। जब से ये उत्तराखंड बना है, आप महसूस कर सकते हैं कि कितने राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया अब तक लगे सरकार ने या केंद्र सरकार ने। और मैं ये कहना चाहूँगी कि ये केंद्र सरकार को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, बी आर टमटा जैसे व्यक्ति को सम्मानित होना चाहिए। ये हम आंदोलनकारियों की भावना का भी एक सम्मान है कि अगर उनको सम्मानित किया जाता है। तो हमने जाना कि हर किसी के दिल में आज भी बसते हैं बी आर टमटा और आज भी वो जाने के बाद भी जिंदा हैं इस दुनिया में। उत्तराखंड के लिए उनके काम को आज भी सराहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमालयन न्यूज़ लाइव, दिल्ली। और इसके लिए बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं उनके सुपुत्र सतीश टमटा जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े लॉयर हैं, जिन्होंने कई केसेस लड़े हैं। आरुषि मर्डर से लेकर के JMM से लेकर के कई केसेस सतीश टमटा जी ने लड़े हैं। तो सतीश टमटा जी, हिमालय न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि स्वर्गीय बी आर टमटा जी की यादें जो लोगों के दिलों में बसी हुई हैं, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे सुपुत्र होने के साथ साथ? हम लोगों से शायद ज़्यादा जितने हमारे परिवार से लोग जुड़े रहे, वो भी सब ने उन्हें अपने पिता का ही दर्जा दिया। पूरे एक संरक्षक की तरह से हर क्षेत्र में, चाहे वो उनकी नौकरी से हो, पढ़ाई लिखाई से हो, या कहीं भी किसी सामाजिक उस पे धरातल पे भी अगर वो हो, तो हर जगह उनको हर एक ने अपना संरक्षक, अपने पिता, अपने भाई उसके रूप में ही देखा। जी। स्वर्गीय बी आर टमटा जी कमिश्नर ऑफ MCD थे, साथ ही साथ वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिल्ली भी रहे जी। और उन्होंने उस स्तर पे काफ़ी काम किया। उन्होंने उत्तराखंड के लोगों के साथ साथ दिल्ली के कई लोगों के लिए काम किया। वो कभी ये नहीं देखते थे कि वो निचले स्तर का है या ऊपर स्तर का है, वो हमेशा लोगों के लिए काम किया। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से क्योंकि वो खुद एक
किसान परिवार से और बहुत पिछड़े इलाके से आए थे। जी तो अपने ही बलबूते पे उन्होंने पढ़ाई लिखाई करी। जी शुरू में प्रारंभिक शिक्षा जो थी गांव में उन्होंने करी जी और बहुत दूर तक, जी तकरीबन उनको 8 किलोमीटर तक की रोज़ की सुबह जाने की तैयारी करनी पड़ती थी। जी वहाँ तक जाते थे, स्कूल उन्होंने वहाँ से की जी और वहाँ तक उन्होंने कक्षा 4 तक ही वहाँ शिक्षा ली। फिर उसके बाद वो अल्मोड़ा शहर में आए, वहाँ उन्होंने पूरी बाकी की शिक्षा ग्रहण करी जी और उसके बाद वहीं अल्मोड़ा में ही उन्होंने नौकरी ले ली। जी और जब नौकरी भी ली तो वहाँ कचहरी में उन्होंने एक टाइपिस्ट की नौकरी ली और उसके बाद प्राइवेटली उन्होंने अपने आगे इंटरमीडिएट का फॉर्म भरा जी और उनके जो बड़े भाई साहब थे जी उनको उन्होंने हमेशा अपने पिता तुल्य माना, जी स्वर्गीय श्री विष्णुलाल टुंटा जी को। जी तो उन्हें पता चला कि ये तो इन्होंने अपने प्राइवेट तरीके से वो फॉर्म भरा है जी और फिर उन्होंने उनको कहा कि अच्छा आप आगे पढ़ना चाहते हैं, तो उन्होंने ही उन्हें फिर आगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भेजा, जी जहाँ से उन्होंने पूरी स्नातक की डिग्री ली जी और उसके बाद LLB भी किया और फिर उसके बाद ही नौकरी फिर वापस उन्होंने ज्वाइन करी। जी SDM की तरह से उन्होंने शुरू किया, फिर DM बने और पूरे जो उत्तराखंड के इलाके में थी तो वहाँ चाहे वो गढ़वाल रहा चाहे कुमाऊँ रहा, तो एक एक गांव एक एक चप्पे पे उन्होंने पैदल चल के, उस ज़माने में कोई इतनी सड़कें नहीं थी, जी तो हर एक एक हिस्सा उन्होंने, एक एक पट्टी, एक एक क्षेत्र उन्होंने पैदल घूम के, तो इसलिए हमेशा से वो हर आदमी से बिल्कुल पर्सनल लेवल पे मिलते रहे। जी तो वही शायद चीज़ें थी जो उनकी आगे, चाहे दिल्ली इतना बड़े महानगर में आ गए, लेकिन जो पुरानी उनकी जो आप उनसे विशेषता कह सकते हैं, क्वालिटी कह सकते हैं कि हर एक को उन्होंने कभी ये डिस्टिंक्शन नहीं करा कि ये गरीब आदमी है, ये अमीर आदमी है, ये छोटा है, ये बड़ा है, और हर एक से उन्होंने अपना पर्सनल संबंध बना के रखा। और यही शायद आज की तारीख में भी यही एक कारण है जिससे कि लोग उन्हें अभी भी याद करते हैं। उनके हर छोटी छोटी बात वो लोग याद करते हैं कि हाँ, उस दिन हमसे वहाँ मिले थे, उस दिन उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये कहा था। और आपको मैं बताऊंगा, आपको आश्चर्य होगा कि वो सबको पहले नाम से पुकारते थे। हर एक को उनको इतनी उनकी अच्छी याददाश्त थी कि हर एक से जिससे भी एक बार वो मिल लेते थे, दूसरी बार कहीं भी उनसे मिलेंगे तो उनको पहले नाम से वो पुकारते थे। जी तो ये व्यक्तित्व जो था शायद इसी वजह से वो आगे और निखर के आया उनका हर एक चीज़ पे। जी बिल्कुल। मैं साथ में ये भी जानना चाहूँगी कि इमरजेंसी के वक्त स्वर्गीय B.R. टमटा जी ने काफ़ी इमरजेंसी के समय हर चीज़ पे ध्यान दिया और देखा, तो उस समय की क्या यादें थीं और वो क्या बताया करते थे आपको? उस वक्त तो हम कॉलेज में ही पढ़ रहे थे। जी बिल्कुल। तो कोई ऐसा बताने वाली बातें नहीं थी, तो हमने जो खुद ऑब्जर्व किया जी तो बहुत काम करते थे, बहुत काम करते थे। जी सुबह का उनका, हम तो मेरे ख्याल से सुबह 4 बजे उठ के वो अपनी फाइलें वगैरह देखते थे जी और सुबह 6:30-7 बजे तक अपना ऑफिस का काम करते थे, सुबह 4 बजे से। जी और उसके बाद से फिर अपना नहा धो के फिर वो एक तरीके से सबसे मिलने का उनका वो था कि जो भी कोई आता था, कोई ऐसे दिन नहीं तय थे कि ये सिर्फ सोमवार को मिलेंगे या कभी, तो 2 घंटा वो पब्लिक से मिलते थे घर पे ही। जी और उसके बाद जिसकी भी जो तकलीफें, क्योंकि देखिए उस वक्त उनको दिल्ली का चीफ एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया था, सारी असेंबली वगैरह डिसॉल्व हो गई थी, तो लोगों के पास अपनी शिकायत वगैरह ले जाके दिखाने का, सुनने का और कोई दूसरा जगह नहीं था। अब उस चीज़ को भी वो किसी को ये नहीं कहना चाहते थे कि हम तुमसे नहीं मिलना चाहते, क्योंकि उन किसी के पास कोई फोरम ही नहीं था। तो इसलिए 2 घंटा 2.5 घंटा वो लोगों से मिलते थे। और फिर उसके बाद से फिर जो भी उनके अपने दिनचर्या होती थी वो ऑफिस की है, लेकिन कभी भी आके उन्होंने ये नहीं कहा कि आज मैं बहुत थक गया हूँ, ये है वो है। अब ठीक है, अब उस आप सोच सकते हैं कि फैमिली के फंक्शन और ये सब चीज़ें वो उनमें उनका
कि कोई फंक्शन होना, तो ये चीज़ें होती ही नहीं थी। वो सिर्फ पब्लिक के फंक्शंस वगैरह जो थे उन्हीं पे उनका आना जाना, मिलना जुलना, लेकिन कभी किसी को नाराज नहीं करते थे। तो ये चीज़ उनके हमने खास में ऑब्जर्व करी कि नाराज किसी को नहीं, जिसका काम हो सकता है बहुत खुशी, जिसका नहीं हो सकता उसको एक रास्ता सुझा देते थे कि भैया अभी थोड़ा इंतज़ार कर लो या ये कर लो। अब एक मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक ग्रेजुएशन करके एक साहब आए गए, तो वो पहाड़ से ही थे और बल्कि हमारे गांव के नज़दीक का गांव है, भोलना गांव है, तो वहाँ से वो आ गए। तो कहने लगे जी मैं तो ग्रेजुएशन करके आ गया हूँ। तो अब हमारे पिताजी ने कहा भाई ग्रेजुएशन से तो इतना नहीं होता है, कुछ और भी वो कर लेना चाहिए, कुछ बीएड वगैरह कुछ करो तो शायद वो अच्छा होगा। तो वो 1 साल बाद वो वापस आ गए ये कह के जी देखो मैं बीएड करके आ गया हूँ, आप बताइए आप क्या कर रहे हैं। तो लोगों को भी उतना ही विश्वास उनके ऊपर था। बिल्कुल। तो अगर किसी को कोई सजेशन वगैरह वो देते थे तो वो लोग उसको भी मानते थे। जी। मैं ये जानना चाहूँगी आपकी ज़िंदगी पर क्या असर है स्वर्गीय बी आर टमटा जी का, किस तरह से उन्होंने आपकी ज़िंदगी पर असर डाला है? ये तो आपने बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया। जी बिल्कुल, जानती हूँ। हमारी जो उस वक्त उम्र थी वो इम्प्रेशनेबल एज थी, तो इसलिए उनके हाव भाव, शायद आज की डेट में भी सब लोग मुझसे यही कहते हैं कि मैं उनकी तरह से दिखता हूँ, मेरी आवाज़ भी उन्हीं की तरह से, और तो और वो कहते हैं कि आपकी बात करने की शैली भी उन्हीं की तरह से है। तो ये इम्प्रेशन होता है कि जो आप लेकिन हमने हर एक कोशिश यही करी है, मैंने भी अभी तक जो है चाहे अपने प्रोफेशन में है, चाहे मैं सोशल तरीके से कहिए कि उन लोगों से मिलना जुलना, तो मैं अभी भी अपने आप को कनेक्ट करता हूँ पहाड़ से। हमेशा यही कोशिश होती है, चाहे मुझे 10 दिन की यहाँ से छुट्टी मिले, 1 हफ्ते की मिले, और मैं अगर कहीं भागता हूँ तो पहाड़ की तरफ भागता हूँ। तो वहीं मुझे भी चैन। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दूं कि मेरे परिवार में हम लोग 5 भाई बहन हैं। सिर्फ मैं ही हूं जो कि उसी गांव में पैदा हुआ जहां मेरे पिताजी पैदा हुए थे। तो आप इसको भी एक चाहे कोइंसिडेंस समझ लीजिए, जो भी चीज़ है, तो वही चीज़ है। उसी गांव में मुझे बड़ा मज़ा आता है, उन्हीं पेड़ों के नीचे बैठने में मज़ा आता है, और उसी घर के वहीं खिड़की से बैठ के बाहर देखने का भी वही मज़ा। सतीश जी, मैं जानना चाहूँगी कि स्वर्गीय बी आर टमटा जी ने पहाड़ों के लिए क्या क्या काम किया, और उनको उनकी वहाँ के दिल की क्या उनकी इच्छा थी कि आगे चलकर भी पहाड़ों के लिए क्या काम हो, ये हम ज़रूर जानना चाहेंगे। देखिए, तो उस चीज़ को मैं आपको बताऊं कि उनको हम शायद 2 हिस्सों में उसको विभाजित कर सकते हैं। एक तो जब उन्होंने अपनी नौकरी शुरू करी तो वो ईस्टर्न यूपी जो था वहाँ से प्रतापगढ़ से शुरू हुई, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने डीएम और एसडीएम वगैरह बने तो वो फिर पहाड़ की तरफ आ गए थे। और उसके बाद वो पहला फेज था जो कि 1966 तक का उनका रहा कि पहाड़ में ही वो रहे, और हर लेवल पे उन्होंने वहाँ पे नौकरी करी, लोगों के साथ मिलना जुलना। तो वो ऑफिसर कम और उन लोगों के अपने मिलनसार और उस तरीके से रहते थे। एक चीज़ और आपको बता दूं कि जब धारचूला वगैरह में जब वो थे और उस इलाके में कभी गाड़ी ही नहीं गई थी, तो वो पहली बार जीप लेके जब गए तो वहाँ गांव वाले बेचारे वो सब, कोई घास लेके आ गया, कोई दूध लेके आ गया। उन्होंने सोचा पता नहीं कौन सा ये जानवर आ गया जिसको कि खाना खिलाना है और दूध पिलाना है। तो ऐसे ऐसी जगहों में, दुर्गम स्थानों में, सब जगह जाके उन्होंने लोगों से संपर्क किया, और आज की तारीख में भी उस इलाके के सब लोग उनको नाम से जानते हैं, उनके काम से जानते हैं। जी बिल्कुल। तो ये पहला फेज उनका रहा था जब 1966 तक का। तो फिर उसके बाद 1967 में वो दिल्ली आ गए थे, और दिल्ली में आके जब तक वो सन 77 तक दिल्ली में रहे, एडमिनिस्ट्रेटर रहे। उस बीच में पहाड़ के साथ शायद वो लिंक खत्म था कि वो पहाड़ के लिए कुछ नहीं करते थे, लेकिन पहाड़ियों के लिए सब कुछ करते रहे। जो पहाड़ के लोग यहाँ आते थे उनके लिए उनका मिलना जुलना, उनके काम देखना, वो सब। फिर उसके बाद जब उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, उसके बाद से फिर वो आप कह सकते हैं कि उनकी दूसरी इनिंग शुरू हो गई पहाड़ के लिए, और वहीं से उन्होंने फिर दूसरा नया एक अध्याय शुरू करा था कि सबसे पहले उन्होंने वही थे जिन्होंने कि ये पृथक राज्य की आवाज़ उठाई थी, और सबसे पहला उन्होंने कुर्मी, अगर आपको याद होगा, एक
बागेश्वर से और आगे एक जगह है, वहाँ बड़ा भूसंकलन हुआ था जी। और सारा का सारा पहाड़ नीचे गया। धंस गया था। जी। तो वहाँ काफ़ी लोगों की मृत्यु वगैरह भी हुई थी। जी। तो सबसे पहला उन्होंने पैदल मार्च वहाँ से शुरू किया था जी। और वहाँ से लेके बागेश्वर में उत्तरायणी के दिन जी। वहाँ पे एक मीटिंग होल्ड करी थी, सबसे बड़ी मीटिंग। वो पहली मीटिंग थी जिसमें कि पृथक राज की बात को उठाया गया था। जी। तो ये वहाँ से शुरू हुआ और उसके बाद से जितनी भी चीज़ें, फिर उसके बाद दिल्ली में भी जो यहाँ जंतर मंतर में भी धरना वगैरह हुआ, प्रदर्शन हुआ, तो वो सब उनके नेतृत्व में हुआ। तो हर एक स्टेप में फिर उसका जो उनकी दूसरी इनिंग का पार्ट था, तो उसके लिए उन्होंने हर एक चीज़ को उसमें उठाते रहे, बात करते रहे। और फिर लास्ट में जब तिवारी जी की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने उन्हें मंत्री का दर्जा दिया था और उन्हें फिर बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह दी थी। सतीश जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि स्वर्गीय बी आर टम्टा जी सबसे आगे थे उत्तराखंड को एक अलग राज्य दिलाने के लिए। यूपी से जब वो अलग करना चाह रहे थे तो इसमें उनका सबसे बड़ा योगदान था। इसके बारे में बताइए, किस तरह का योगदान और किस तरह से उन्होंने आवाज़ उठाई और किस तरह से उनका आगे का काम हुआ? देखिए, इसमें ये तो क्योंकि मेरे अपने समझ में और वो सब चीज़ें थी, तो देखिए एक वो खुद भी कानून के उन्होंने एलएलबी किया हुआ था, तो कानून उनको पता था। तो सबसे पहले मुझसे ही उन्होंने किताबें मंगवाई कि पृथक राज कैसे बनता है। तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट जो एक्ट है उसके अंदर जब बॉम्बे को पहले पूरा महाराष्ट्र को अलग बनाया गया, उसमें से गुजरात को अलग किया गया, तो वो सारी किताबें मैंने उन्हें ला के दी। उन्होंने उनका खुद अध्ययन किया कि नया राष्ट्र कैसे बनता है, नया कोई भी पृथक राज्य बनता है तो जो पेरेंट राज्य होता है उससे अलग जाता है, तो किस किस तरह की उसमें दिक्कतें आ सकती हैं। तो उन सब चीज़ों का उन्होंने कम से कम 2-2.5 साल इसी बात का अध्ययन किया कि ऐसे ही नहीं कि आपने पृथक राज की बात उठा दी और उसके बाद में आप दिशाहीन हो गए। नहीं, उन्होंने हर एक चीज़ को समझ के लोगों के साथ बहुत कई लोगों से, जितने बुद्धिजीवी हैं उन सब के साथ मिलके उन्होंने बहुत मीटिंग्स करी और हर एक पहलू को समझ के तब जाके उन्होंने ये आवाज़ उठाई थी कि हाँ, एक पृथक राज्य होना चाहिए। और कैसे एक तरीके से ब्लूप्रिंट जिसको हम लोग कहते हैं वो उन्होंने तैयार किया था कि किस तरीके से राज्य ये बनेगा और उसके लिए क्या क्या सब चीज़ें होंगी, किसका क्या योगदान होगा, कहाँ से कैसे फंड्स आएंगे, कैसे सेंटर से क्या पावर मिल सकती है और अपने आप से क्या जनरेट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों का उनका बहुत अध्ययन उन्होंने करने के बाद ही ये सब चीज़ें उठाई थी। जी सतीश जी, आज स्वर्गीय बी आर टम्टा जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उत्तराखंड को वो स्तर नहीं मिल पाया है जो और प्रदेशों के पास है। और भारत में आज भी उत्तराखंड काफ़ी पिछड़ा हुआ है, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से हो, कला, संस्कृति, हर चीज़ वहाँ पे अच्छी है, लेकिन वहाँ पे सरकार कहें या फिर वहाँ के लोग कहें, पलायन करना पड़ रहा है उनको और वो वहाँ पर उस तरह से जीवन नहीं बिता पा रहे हैं जो देखा गया था सपना। शायद स्वर्गीय बी आर टम्टा जी ने भी वही सपना देखा था। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अगर वो आज होते तो इस विषय में क्या कहते और उनकी क्या विचारधारा होती? देखिए, आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न उठाया कि देखिए अब 14 साल हो गए हैं, अभी भी उत्तराखंड को शायद वो दर्जा नहीं मिल पाया है कि जिस पे कि आप कह सकें कि ये अपने आप में अपने पाँव पे खड़ा है, कि जिसकी वजह से चाहे लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं। पहले जरूर था जब वहाँ इतनी न रोजगार था, न कोई माध्यम थे, न सड़कें थी, और उस वक्त ये चीज़ ठीक था कि लोगों को नौकरियों के लिए अलग जगहों पे आना पड़ता था, चाहे लखनऊ जाते थे, चाहे दिल्ली आते थे, चाहे बम्बई गए, बड़े बड़े राज्यों में। तो लेकिन उसके बाद से बहुत कुछ बदल चुका है। आपने बहुत सही कहा कि ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से अभी भी वो दर्जा नहीं बन पाया है या अपने आप में इतना सक्षम राज्य नहीं है कि अपने आप से नौकरियां वहाँ पे पैदा हो जाएं, अपने आप से नेचुरल रिसोर्सेज का ठीक से वो हो सके, यूटिलाइजेशन हो सके।
टूरिज्म है उसका नहीं डेवलपमेंट हो पाया। जी। अभी भी जितने भी वहाँ पे यूथ हैं, जितने सब अपने रोजगार के लिए अभी भी वहाँ से पलायन कर रहे जी। हैं। अब देखिए आपके इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से और इन सब चीज़ों से, टेलीविज़न से, आप दिल्ली में बैठे हैं या उत्तराखंड में बैठे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ से सारी की सारी जनता इस तरफ आ रही है, ये एक वाकई चिंता का विषय है। लेकिन जब इन चीज़ों के बारे में जब मैंने आपको बताया कि वो ब्लूप्रिंट वगैरह बन रहा था, सब कुछ हो रहा था, मुझे नहीं लगता कि शायद उस बात पे कोई बहुत आगे विचार किया गया कि अपने आप में, और मेरे ख्याल से ये अभी भी एक बड़ा चर्चा का विषय रहेगा कि कैसे अपने आप को फुली इंडिपेंडेंट बना सकता है उत्तराखंड। वो सेंटर की तरफ ना देखता रहे कि जी हमें उसके लिए डिपेंडेंट होना है, अपने आप से अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज करें, अपने लोगों को मोटिवेट करें कि वो वहीं रहें, वहीं बैठे हुए सब कुछ कर लें। जी सतीश जी, वहाँ पर कहें अगर उद्योग को, तो वहाँ पे बाहर के लोग उद्योग वहाँ पे अपना करते हैं, क्योंकि 15 साल बाद उनकी ज़मीन हो जाती है, इसलिए उन्हें लगता है कि वहाँ पे काम करने से अच्छा रहेगा। लेकिन वहाँ के जो अपने लोग हैं, जब उद्योग करना चाहते हैं तो उनके लिए काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो क्या वहाँ के लोग, जो अपने लोग होते हैं, वहाँ के लोगों को समझ पाएंगे और ज़्यादा कुछ कर पाएंगे? क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए, आपको लगता है? देखिए, उद्योग का जहाँ तक सवाल है, तो वो जितना उत्तराखंड का मैदानी इलाका है उसमें ही ये ज़्यादातर उद्योग की इकाइयाँ वहाँ बसी हैं। तो पहाड़ के अंदर जो है, अपने आप में आप ये नहीं कह सकते कि पहाड़ों में कोई ऐसी इकाई है जहाँ के उद्योग हों। तो वहाँ जो भी हैं, आप उनको बहुत छोटी इकाइयाँ हैं जो कि शायद अपने आप में इतनी सामर्थ्य उनमें नहीं है कि वो बहुत सारे वहाँ से नौकरियाँ जनरेट कर सकें और काम वहाँ से और ज़्यादा। तो वो एक तरीके से सब्सिडरी यूनिट की तरह से अगर हों कि मेन यूनिट, चलिए आप उसको मान लीजिए कि वो मैदानी इलाके में आ गया, उत्तराखंड के मैदानी इलाके में है, लेकिन उसको उस फीडबैक करने के लिए और वहाँ वो उसको पूरा फीडर बनने के लिए छोटी इकाइयाँ पहाड़ों में होनी चाहिए। उसी से ही आप ये कह सकते हैं कि हाँ, उद्योग बसेगा, पहाड़ों के अंदर बसेगा और पहाड़ के लोगों को भी नौकरी मिलेगी और वहीं से हर तरीके से उसका उत्थान हो सकता है। जी सतीश जी, अभी भी सरकार का उत्तराखंड को लेकर यही मानना है कि 50-50 का रेशियो रखा गया है, जबकि उत्तराखंड की सरकार की मांग है कि 10-90 का रेशियो होना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड में आप 50% जनरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग इतने सक्षम नहीं हैं। तो इस पर आपके क्या विचार हैं, या अगर बी आर टम्टा जी होते तो वो क्या सोचते और वो किसके लिए क्या अपील करते? आपको शायद ये मालूम होगा कि पहले भी पहाड़ में जब ज़्यादा सर्दियों के दिनों में लोग कहते थे भाबर को जा रहे हैं, तो भाबर का इलाका, ये सब जो मैदानी इलाका है, इसको कहा जाता था। तो ये छोटा मोटा पलायन तो हमेशा होता रहता था, लेकिन उसके बाद जब गर्मियाँ होती थी सब वापस चल देते थे ऊपर। तो सर्दियों में आना, गर्मियों में जाना, इसी तरीके से अगर यही चीज़ें रहे कि ठीक है आप टेम्परेरी तरीके से आ रहे हैं, और अब असल में क्या हो गया है कि जितना, चाहे वो हरिद्वार का क्षेत्र है, चाहे नैनीताल का मैदानी इलाका है, रुद्रपुर है, उधम सिंह नगर और ये सब, ये आप इनको नहीं कह सकते हैं कि ये एसेंशियली पहाड़ का है। ठीक है, उसको रखा गया है, उस उत्तराखंड में आ गए हैं और उसका हमें स्वागत करना चाहिए कि वो हैं। अगर शायद वो ना हो तो जो भी छोटा मोटा उद्योग है वो भी नहीं रहेगा। बिल्कुल। तो इसलिए, लेकिन कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है और यही मेरे पिताजी का भी वो था कि हमेशा कोऑर्डिनेशन के साथ अगर काम होगा तो हमेशा ठीक होगा। जितने छोटे इलाके हैं, अब आप देखिए पहाड़ों में इंडस्ट्री लगाना कोई बहुत आसान चीज़ नहीं है। अब आप वहाँ हमेशा पानी की दिक्कत होती है, बिजली की दिक्कत होती है, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत होती है, तो और कितना स्किल्ड कारीगर वहाँ पे आके काम कर सकता है, इस बात की दिक्कत होती है। तो इन सब का भी जो भी करना होगा, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक छोटा यूनिट पहाड़ में रहे और वो धीरे धीरे जितना भी बढ़ सकता है वो ठीक है, लेकिन मेन यूनिट बाहर रहे।
अब बाहर का मतलब मेरा है कि मैदानी इलाके में। अब मैदानी इलाके में पहाड़ के लोग शायद अपने आप को इतना नहीं समझते हैं कि वो वहाँ पे बच सकते हैं और या कोई भी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। जी सतीश जी, हाल ही में 26 अक्टूबर को स्वर्गीय बी आर टमटा जी का जन्मदिन था, तो अभी हाल ही में वो बीता है और हमारे लिए काफ़ी खुशनसीबी है कि हम आज आपसे बात कर रहे हैं। उन्हीं के ऊपर हमारा एक स्पेशल है, तो उनकी कुछ यादें उनके जन्मदिन को लेकर के या कुछ भी जो आपके जहन में अभी आ रहा हो, क्योंकि हाल ही में उनका जन्मदिन था। जी अभी 26 अक्टूबर को और 1926 में उनका जन्म हुआ। जी 1926 में उनका जन्म हुआ था। तो हम लोगों को कुछ ऐसे मनाने की वो नहीं रही कि हाँ हमें उन्हें मनाना चाहिए, लेकिन क्योंकि आपने याद दिलाया तो वाकई मेरे ख्याल से ये तो हर एक के लिए एक प्रेरणा स्रोत वो अगर रहे हैं सबको, तो ये एक इंस्पिरेशन वाली चीज़ें हैं। और हम चाहते थे कि ये इस दिन को भी हम किसी तरीके से उनको मनाएं या उनके नाम से कहीं भी कोई ऐसी सरकार से कोई स्कीम शुरू हो सके उनके नाम पे, या कोई इस तरीके का कोई भी चीज़ हो, चाहे अवार्ड हो चाहे स्कीम हो, तो लोग उनको याद करें उस तरीके से, उनके कामों को याद करें। तो ये एक इच्छा जरूर रह जाती है। जी बिल्कुल, उत्तराखंड के लोगों में कई लोगों ने बहुत सराहनीय काम किया है, जिसमें से स्वर्गीय बी आर टमटा जी भी हैं, लेकिन उनके जाने के बाद भी उन्हें उस तरह से याद नहीं किया जाता, उन्हें वो सम्मान नहीं मिला है। तो इस पे क्या दुख होता है कि इतना कुछ करने के बाद भी, दुनिया से रुखसती के बाद भी उनको लोग उस मुकाम पर नहीं देख पा रहे हैं जहां उन्हें होना चाहिए था, जहां उन्हें सम्मानित करना चाहिए था। इस पर आपको क्या लगता है कि सरकार को इस विषय में सोचने की ज़रूरत है? जी हाँ, बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए। देखिए, जहाँ तक उनका खुद का प्रश्न था, उन्होंने अपने लिए कभी कोई ऐसा वो नहीं लेके चला। उन्होंने हमेशा अपना एक साधारण जीवन रखा, हमेशा अपने आप को धरती से जुड़ा हुआ रखा, और कभी कोई बहुत इतनी इच्छाएं उन्होंने नहीं रखी कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। या ठीक है, समय के साथ जैसे वो होता रहा, वो बनते रहे, देश की सेवा करते रहे, उत्तराखंड की सेवा करते रहे, लोगों की सेवा करते रहे। लेकिन आज की तारीख में भी अगर कोई है तो लोग बड़े सम्मान से उनका नाम लेते हैं और उनको याद करते हैं। लेकिन शायद आगे आने वाली जितनी भी अब जो नई पीढ़ियां आएंगी, उनको शायद ये नहीं समझ में आएगा कि वो कौन थे। तो इस तरीके से जिनका अपना जीवन इन सब चीज़ों के लिए समर्पित रहा हो, तो वो इतिहास के पन्नों में खोना नहीं चाहिए। तो इसलिए और मेरे ख्याल से ये हर एक के लिए होना चाहिए कि उत्तराखंड के लिए एक गौरव की बात है कि उनका एक कोई पुत्र था जिसने कि इतना सब कुछ किया, और चाहे वो दिल्ली में अपना नाम कमाया, तो सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने अपना नाम कमाया कि बी आर टमटा। तो हमेशा किसी ने अगर उनको बी आर टमटा को भी अगर याद किया, तो ये याद किया कि ये पहाड़ के हैं, बिल्कुल ये पहाड़ी हैं, और उन्होंने हमेशा गर्व से ये कहा कि हाँ मैं पहाड़ी हूँ। जी बिल्कुल। तो इसलिए अगर कोई पहाड़ के आदमी ने अपने आप को पहाड़ी कह के और उसने कोई इतना ऊंचा अपना नाम कमाया, सब कुछ है, तो उसको वाकई आगे के लिए उनके लिए होना चाहिए कि ताकि आगे आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए एक मिसाल बन सकें, लोग उनको उस तरीके से याद कर सकें, और आगे जितने भी स्रोत होते हैं उनको उसी तरीके से माना जाना चाहिए। जी बिल्कुल, हिमालय न्यूज़ की यही कोशिश है कि जितने भी महान हस्तियां उत्तराखंड की रही हैं उन्हें याद किया जाए, ताकि वो इतिहास के पन्नों में कहीं खो ना जाएं, दुनिया को उनके बारे में याद रहे। और इसी विषय में आज हम सतीश जी से बात कर रहे थे, जो कि हमारे स्टूडियो में मौजूद थे। और सतीश जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और स्वर्गीय बी आर टमटा जी को हमने याद किया, वो हमारे दिलों में हमेशा याद रहेंगे, हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे जाने के बाद भी। और हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।